तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम BTS के एपिसोड 79 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को दूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए रुपये हुए तो चैनल को भी दूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डिमन फिल्म बेली के फर्स्ट लीडर फैंग जैंग और वो गरुडो पर्सन भी वहाँ पर अवेयर हो चुका था, जहाँ पर अभी के लिए साओयन, मुतियांग जिंग और वो लिंगशन था। अब इधर मुतियांग जिंग डिमन फिल्म बेली के लोगों को देखकर एक स्माइल के साथ उस फर्स्ट लीडर फैंग जैंग के साथ खड़े उस गरुडो पर्सन को देखकर कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि डिमन फिल्म बेली का चीफ रिट्रीट में है। और क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मिस्टर आखिर है कौन? जिस पर डिमन फिल्म बेली का फर्स्ट लीडर फैंग जैंग कहता है कि ये मिस्टर हमारे डिमन फिल्म बेली का एक VIP है। और हाँ सेट लीडर मो, आपको एक बात का नहीं पता, वो ये है कि ये मिस्टर यान साओ जिसे आप समझ रहे हो यान साओ नहीं बल्कि ये चीफ साओ है। और इधर मुतियांग जिंग पूरी तरह से हैरान था। और फिर फैंग जैंग कहता है कि ये वही साओयन है जिसने ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बार तबाही मचा दी थी और इवेंट के उस टाइम इसने गोल्डन सिल्वर बुलडोर को भी हरा दिया था। और अब ये सब सुनकर मुतियांग जिंग और सभी के लोग जो कि इस न्यू फैक्शन साओगेट के चीफ के बारे में जानते थे, आज वो साओयन को अपने सामने देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि यार ये इतना यंग लड़का आखिर किसी फैक्शन का लीडर कैसे हो सकता है। मगर साओयन सभी के लोगों को इग्नोर करके अपने सामने डिमन फिल्म बेली से आई हुई उस गरुडो पर्सन को गौर से देखने लगते हैं, जिस पर वो गरुडो पर्सन बड़े गुस्से से साओयन को कहता है कि क्या तुम्हें भी वही फीलिंग्स आ रही है जो मुझे तुम्हें देखकर आ रही है। अब साओयन ये फैमिलियर वॉइस को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है। अब इधर वो गरुडो पर्सन भी अपने चेहरे पर से मास्क को हटाकर खुद के फेस को सबके सामने रिवील कर देता है। अब इस पर्सन के फेस को देखकर साओयन पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था और वो कहता है कि तुम, क्योंकि साओयन इस पर्सन को पहले से ही जानता था और साओयन एक बार खुद अपने हाथों से इस पर्सन को किल कर दिया था। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ का फर्स्ट डिसाइपल हैंग फैंग था, जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में पील एम्परर के नाम से जाना जाता था। अब इधर हैंग फैंग साओयन को बड़े गुस्से से घूर रहा था क्योंकि साओयन के वजह से ही वो मारा गया था और इसका दबदबा भी ब्लैक कॉर्नर रीजन से खत्म हो गया था। और साओयन के वजह से ही हॉल ऑफ सोल ने उसकी स्पीड को उसकी बॉडी से निकाल लिया था। अगर हैंग फैंग ने अपनी सीहार्ट फिल्म हॉल ऑफ सोल के एक दोजोंगजी एल्डर को गिफ्ट ना दिया होता तो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन कब की हैंग फैंग की स्पीड बॉडी को रिफाइन कर चुका होता। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि हैंग फैंग के पास एक सीहार्ट फिल्म थी जो कि एक हेवनली फिल्म थी, तो हैंग फैंग ने वो हेवनली फिल्म हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर को देकर बदले में अपनी जान बचा ली थी। और उस हॉल ऑफ सोल के दोजोंगजी एल्डर ने एक दोजोंग लेवल का एंसेस्टर को लाकर उसकी स्पीड को उसी के बॉडी में कैद करके उसमें हैंग फैंग की स्पीड को डाल दी थी। और अभी इस बॉडी पर हैंग फैंग का कंट्रोल था, मगर ये मेथड ज्यादा लंबा भी नहीं चलने वाला था क्योंकि कुछ महीने के बाद हैंग फैंग की बॉडी अपने आप ही बिखर कर तबाह हो जाएगी और फिर उसके बाद हैंग फैंग की स्पीड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर हैंग फैंग अपनी इस बची हुई जिंदगी में साओयन से अपना बदला लेना चाहता था और साओयन के सभी प्यारों को किल करना चाहता था। और गाइस हैंग फैंग साओगेट पर भी अटैक कर देता, मगर बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन सलाइवा ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और इधर साओयन भी हैंग फैंग को वापस जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और फिर साओयन हंसते हुए हैंग फैंग से कहता है कि वो कुत्ता जिसने अपने टीचर को धोखा दिया वो अभी भी जिंदा है, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा। जिस पर हैंग फैंग गुस्से में कहता है कि प्यारे जूनियर ये सब तुम्हारी वजह से है, मगर अभी मेरी ये स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं तुम्हारी सोल भी तुम्हारी बॉडी से निकालूंगा और फिर तुम्हें मजा आएगा और पता चलेगा कि मौत से भी बदतर चीज आखिर होता क्या है। मगर साओयन को हैंग फैंग की बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन चंद सालों में साओयन ने हैंग फैंग जैसी बहुत सारे लोगों को देख रखी है और इवन के साओयन ने बहुत सारे दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से भी फाइट कर रखी है, तो भला साओयन हैंग फैंग से क्यों डरेगा। अब इसके साथ ही हैंग फैंग अपने मास्टर याओलाओ और साओयन के मास्टर याओलाओ के बारे में कहता है कि अभी के लिए वो बुढ़ा कहाँ है, मुझे उसका ऑरा अभी तुम्हारे बॉडी में फील नहीं हो रहा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि उस बुढ़े को तो हॉल ऑफ सोल वालों ने पकड़ कर ले गया है और तुम उसको बचा भी नहीं पाए। साओयन वो बुढ़ा क्या तुम पर यकीन नहीं करता था कि तुम उसके सबसे अच्छे और बेस्ट डिसाइपल हो? क्या वो नहीं कहता था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे? अब मुझे पता चला कि उस बुढ़े की आई साइट हमेशा की तरह ही फीकी थी और अब वो बुढ़ा पास्ट की तरह ही बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरेगा। अब साओयन अपनी मास्टर के बारे में ये सब सुनकर साओयन का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है और साओयन की बॉडी में से उसकी हेवनली फ्लेम निकल कर आसपास की चीजों को जलाने लगता है। और अभी इस फ्लेम में से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी भी निकल रही थी और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर भी निकल रहा था और साओयन के आंखों से भी वो हेवनली फ्लेम निकल रही थी। और अभी साओयन इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और अब साओयन सोचता है कि ये कमीने हैंग फैंग सही तो बकवास कर रहा है क्योंकि इस हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोटेक्टर गु ने मेरे मास्टर को मेरे सामने ही बंदी बना ले गया और वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सका और तब के लिए बस मैं अपने मास्टर को बंदी बनते देख रहा था। अब साओयन इस बात पर अंदर ही अंदर इतना दुखी और इतना दर्द में था कि मानो उसको 10,000 सांप उसके दिल पर डस रहा हो। और वो सोचते हुए कहता है कि मास्टर की वजह से ही मैं एक यूजलेस पर्सन से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मास्टर ने मुझ पर इतना मेहनत की ताकि मैं फ्यूचर में मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, मगर एट द एंड मास्टर फिर भी हॉल ऑफ सोल के हाथों पकड़े गए। मेरे मास्टर मेरे लिए फादर की तरह थे। और फिर साओयन सोचते हुए कहता है कि अगर तब के टाइम मेरे पास इनफ
इनफ पावर होती तो मैं अपने बाप जैसे मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचा ही लेता और आज मेरे मास्टर मेरे साथ होता। और हैन फैंग की बातों की वजह से साउयन फोकस करते हुए कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी ही होगी। और अभी साउयन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पागल होने लगता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ होती तो साउयन अपनी फादर को हॉल ऑफ सोल से चुरा भी लेता। अगर उसके पास ये स्ट्रेंथ होती तो अपनी मास्टर को भी हॉल ऑफ सोल के हाथों ना लगने देता। और अगर साउयन के पास ये स्ट्रेंथ होती तो साउयन एक शूनर के फादर और उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके एक शूनर को ढूंढ निकलता जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ दूसरों लोगों की तरह नहीं है, बल्कि मेरी ये स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने से बढ़ती है। और अगर मुझे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेवनली फ्लेम को ढूंढ कर उसको एब्जॉर्ब करना होगा। और अब साउयन हैन फैंग से कहता है कि तेरी चड्डी के साथ तुम्हारा पिछवाड़ा फाड़ने के बाद मैं हेवनली फ्लेम को ढूंढूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी वैसे ही चड्डी फाड़ कर पिछवाड़ा फाड़ दूंगा जैसे कि अभी मैं तुम्हारा फाड़ने वाला हूँ, मतलब कि तुम्हें किल करने वाला हूँ। अब साउयन और ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाकर हैन फैंग से कहता है कि कुत्ते हैन फैंग, अगर मैंने तुम जैसे कुत्ते को पर्सनली किल नहीं किया जिसने अपनी टीचर की पीठ में छुरा हुआ था तो मैं साउयन खुद को कभी भी इंसान नहीं कहूंगा। अब साउयन को इतने गुस्से में देखकर तो डीमन फ्लेम वैली के लोग और एल्डर पूरी तरह से डर गए थे और उसके साथ ही साथ हैन फैंग की पेंट भी गीली हो गई थी। और इधर लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया भी साउयन को इतने गुस्से में देखकर हैरान थी और वो कहती है कि हमने साउयन को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लगता है कि इसका मैंने हैन फैंग ने साउयन के दिल पर मौजूद घाव को ताजा कर दिया है जिसकी वजह से साउयन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और इसके साथ ही हैन फैंग साउयन से कहता है कि जूनियर तुम बातें तो बहुत बड़ी कर लेते हो, वाला मैं भी तो देखूंगी क्या तुम सच में मुझे किल करने के काबिल हो भी या नहीं। मगर तभी वहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर कहती है कि भले ही साउयन इतने काबिल ना हो मगर मैं तुम्हें किल करने की काबिल हूँ। अब लिटिल फेई डॉक्टर को अपने सामने देखकर हैन फैंग की पूरी तरीके से फट जाती है और हैन फैंग साउयन को चिल्लाते हुए कहता है कि जूनियर, माना कि तुम थर्कियों का प्रिंसिपल हो और मैं भी इस चीज को मानता हूँ, मगर तुम कब तक औरतों पर रिलाई करोगे? अपनी स्ट्रेंथ पर भी खड़े होना सीखो और हाँ, तुम्हारा औरतों के पीछे छुप जाना तुम्हारे उस बुढ़े मास्टर की रेपुटेशन को खराब करेगा। हैन फैंग अपने गंदे मुंह से साउयन के मास्टर के बारे में और साउयन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था ताकि साउयन गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन साउयन हैन फैंग की सारी बातें समझ गया था कि हैन फैंग उसको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कह रहा है, इसलिए अब साउयन भी हैन फैंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि सीनियर हैन फैंग, अभी तुम्हें ये चालाकियां करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो तुम अभी के लिए कोई इंसान हो और ना कोई भूत, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल छोड़ा ही नहीं। और तो और तुम किसी टाइम में ब्लैक कॉर्नर रीजन के पी एम्पलर हुआ करते थे, लेकिन अब तो तुम किसी आवारा कुत्ते की तरह गिर गुजरे हो। और अब साउयन के मुंह से ये सब सुनकर हैन फैंग की ऊपर से नीचे जल जाती है और वो साउयन से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा जुबान पहले से भी ज्यादा लंबा हो चुका है, चलो मैं भी तो देखूं कि क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ भी तुम्हारी जुबान की तरफ बढ़ी है कि नहीं। जिस पर साउयन हंसते हुए हैन फैंग से कहता है कि ये तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ मुतियांग जिंग, जो कि साउयन और हैन फैंग को आमने सामने खड़ा देखकर दिल ही दिल में खुश होकर कहता है कि जल्दी से तुम दोनों के कुत्ते आपस में लड़ो और एक दूसरे को सीरियसली इंजर्ड कर लो। तब के वक्त में तुम दोनों से जोम ब्रेकिंग पिल और डीमन फ्लेम वैली की स्ट्रेंज स्पिरिचुअल स्वाइलिंग मेथड चुराने में कामयाब हो जाऊंगा। अब दूसरी तरफ वर्लिंग सैन भी साउयन और हैन फैंग को आमने सामने देखकर वो भी मुतियांग जिंग जैसे ही सोच कर हंसने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हैन फैंग अपने डीमन फ्लेम वैली के कुछ एल्डर्स को देखकर साउयन से हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम तीनों हम सबको रोक सकते हो? बल्कि मेरे डीमन फ्लेम वैली के ये चंद एल्डर्स एक इलायर दोजम लेवल के एंसेस्टर को रोक सकते हैं। अब वो डीमन फ्लेम वैली के सभी के एल्डर्स हैन फैंग की बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर अपनी दावकी को बाहर निकाल कर उसको मर्ज करने लगता है। अब दूसरी तरफ इसके साथ ही एक आवाज आती है कि अगर तुम्हें ये लोग भी कम पड़ रहे हैं तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेते हैं। अब ये आवाज सुनकर डीमन फ्लेम वैली के वो एल्डर्स जो कि बड़े फुदक रहे थे उनके एक्सप्रेशन ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ऑरा हर तरफ फैल जाता है जिससे उन एल्डर्स का ऑरा सप्रेस होकर रह जाता है। अब हैन फैंग अपने सामने एक ओल्ड फिगर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर भी गया था। और ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि इनर एकेडमी के फर्स्ट लेयर सुक्यान थे, जो कि सभी के लोगों को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि मैंने तो तकरीबन इस फन शो को मिस ही कर दिया था, शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम पर आ गया। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुक्यान साउयन के पास आकर हैन फैंग को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम अभी तक मरे नहीं, इवन के तुम तो दोजों क्लास का भी ब्रेक थ्रू कर लिया, ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग बात है। अब हैन फैंग जो कि पूरी तरह से घबरा चुका था तो वो फर्स्ट लेयर सुक्यान को बड़े गुस्से से देखकर कहता है कि ये सब तुम लोगों के वजह से ही हुआ है। और फिर हैन फैंग सोचते हुए कहता है कि अब साउयन की तरफ दो इलायर दोजों लेवल के एंसेस्टर है और इनको तो अब मेरे डीमन फ्लेम वैली के लोग भी मिलकर नहीं रोक पाएंगे। और तो और अभी यहाँ पर साउयन भी है जो कि एक इलायर दोजों लेवल के एंसेस्टर को टक्कर दे सकता है। और अभी के लिए हैन फैंग को साउयन से और इवन के साउयन के नाम से पूरी तरह से नफरत हो चुका था, मगर हैन फैंग साउयन की फाइटिंग स्किल को अच्छे से जानता था और वो उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था, क्योंकि साउयन ने पिछली बार जब वो दोअंग क्लास के पीक पर था तो उसने हैन फैंग को बहुत ही इजीली किल कर दिया था। अब के वक्त हैन फैंग दोजोंग क्लास में बिल्कुल एंटर ही होने वाला था, यानी कि हाफ स्टेप ही दूर था।
था। अब इसके साथ ही साउयन हैनफैंग की पिछवाड़े में आग लगाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पहले किल कर दिया था तो अब मेरे लिए नेचुरल है तुम्हें दोबारा किल करना। तो तुम्हें अभी के लिए बियन बनने की कोई जरूरत नहीं और ना ही सोकिया मारने की जरूरत है। जो सुनकर हैनफैंग पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। अब दूसरी तरफ मोतियांगजिंग और वॉर्लिंगसन भी फर्स्ट लॉर्ड सुकियान को साउयन के साइड पर देखकर पूरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से पंगे लेना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। अब इसके साथ ही साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकियान से पूछता है कि फर्स्ट लॉर्ड आप अभी यहाँ पर क्यों आ गए हैं और वहाँ के मैटर के बारे में क्या बना। और अभी के लिए साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकियान से बात करते हुए अपना सारा गुस्सा छोड़ चुका था और अभी हैनफैंग ने साउयन को गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी एफर्ट की थी, मगर हैनफैंग ने साउयन की मेंटल स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और साउयन इतना भी बड़ा पागल नहीं है जो कि हैनफैंग के बातों में आकर गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। और अभी साउयन इतने सालों में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया हुआ है और साउयन अपने इमोशन पर भी काबू पाना अच्छे से जानता है। अब दूसरी तरफ फर्स्ट लॉर्ड सुकियान साउयन को बताता है कि जैसे ही वहाँ पर से वो वॉर्लिंगसन का स्पिरिचुअल अवतार डिसअपीयर हुआ तो फिर मैंने तुम्हारा छोड़ा हुआ निशान को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंच गया। जिस पर साउयन हैरान होकर कहता है कि डिसअपीयर अवतार इस वॉर्लिंगसन का स्पिरिचुअल अवतार कहाँ पर चला गया। जिसके साथ ही साउयन वॉर्लिंगसन की ओरिजिनल बॉडी की तरफ देखता है और इधर हम देखते हैं वॉर्लिंगसन को जो कि जोर जोर से हंसता हुआ हवा में खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बड़ी तेजी से उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वॉर्लिंगसन की बॉडी में एंटर होता है तो उसकी पावर पहले की तरफ पीक पर चली जाती है। और वॉर्लिंगसन की इतनी ज्यादा पावर देखकर इवन के हैनफैंग, मोतियांगजिंग और बाकी सभी के लोग हैरान थे और वो कहता है कि ये वॉर्लिंगसन बिल्कुल एक चालाक लोंगड़ी है। इसने अभी तक टाइम गेन किया था ताकि वो इन टाइम में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वापस से अपनी बॉडी में बुला सके और वो पहले की तरह अपनी पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच सके और हमसे मुकाबला कर सके। अब इसके साथ ही वॉर्लिंगसन हंसते हुए साउयन और बाकी सभी के लोगों से कहता है कि थैंक यू सो मच तुम लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि अभी जैसा कि वॉर्लिंगसन ने अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया था तो उसको इन लोगों से कोई भी डर नहीं था, इसीलिए वो बिना झिझक सभी लोगों को हंसते हुए देखने लगते हैं। अब इस बार मोतियांगजिंग बिल्कुल डर जाते हैं और वो साउयन, हैनफैंग और बाकी सभी से कहता है कि हमें अभी के लिए अपनी लड़ाई को साइड पर रखकर इस बुड्ढे से बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनना होगा, वरना अगर ये इस स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से भाग गया तो हम इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को और इस वॉर्लिंगसन को कहाँ पर ढूंढेंगे, क्योंकि अगर ये बाहर जाकर कहीं जंगल में छुप गया तो इवन के एक इलाइट दाओजोंग लेवल का एक्सपर्ट भी इसको ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए अभी हम लोगों को मिलकर इसको हराना होगा। आप सब लोग क्या कहते हो? जिस पर साउयन भी हैरान होकर हाँ में सर हिला देता है और इस पर हैनफैंग भी कहता है कि सेटलर मुआ आपने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, हमें मिलकर इस वॉर्लिंगसन से वो बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनना होगा और अभी के लिए हम 4 इलाइट दाओजोंग लेवल के एंसेस्टर मिलकर इस बुड्ढे वॉर्लिंगसन को स्पीड से किल कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप सभी के लोग? जिस पर साउयन, हैनफैंग और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखकर और फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देता है, मगर साउयन अपनी माइंड की पावर का यूज करके लिटिल फेई डॉक्टर और फर्स्ट लॉर्ड सुकियान से कहता है कि आप दोनों को अभी के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये कमीने हैनफैंग और मोतियांगजिंग ये ऐसे कमीने हैं जो कि किसी भी बंदे को हड्डी समेत खा जाएगा। जो सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकियान अपनी माइंड पावर का यूज करके साउयन से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल बुड्ढा हूँ जो कि सिर्फ स्टूडेंट को ट्रेनिंग ही देना जानता है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब मैटर के बारे में पता नहीं है क्या? अब अपनी बेइज्जती करवा कर साउयन एम्बैरेस हो जाता है और फिर साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकियान को देखकर सोचता है कि फर्स्ट लॉर्ड सुकियान सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, क्योंकि इस बंदे ने ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसी जगह में जेएनएन एकेडमी को एक पीसफुल जगह बनाकर रखा हुआ है। और जहाँ तक बात रही लिटिल फेई डॉक्टर की तो उसने भी चुइन एम्पायर जैसे खतरनाक एम्पायर में अपनी पॉलन सेट को बनाया। मुझे इन दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इनको उल्टे सीधे मशवरे नहीं देना चाहिए, ये मुझसे ज्यादा समझदार है। अब इसके साथ ही वॉर्लिंगसन जब ये देखता है कि साउयन और साउयन का ग्रुप मोतियांगजिंग के साथ मिल गया है तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो डर भी जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए अगर वो इन 4 इलाइट दाओजोंग लेवल के एंसेस्टर से लड़ेंगे तो वो बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को तो खोएंगे ही और इसके साथ ही में वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। अब इसके साथ ही वॉर्लिंगसन अपना पाँव जमीन पर जोर से मारता है जिससे जमीन में से पानी के 10 बुआरे निकल आता है, जिससे सभी के लोग वॉर्लिंगसन को सही से देख नहीं पाते और वॉर्लिंगसन वहाँ से भागने लगते हैं। अब इसके साथ ही मोतियांगजिंग जो कि वॉर्लिंगसन के हर मुंह पर बड़ी कड़ी नजर रख रहा था वो जल्दी से चिल्लाकर कहता है कि हम सबको मिलकर इसको मारना होगा। और अब मोतियांगजिंग जल्दी से वॉर्लिंगसन पर एक गोल्डन रेजर से वॉर्लिंगसन के गले की तरफ अटैक कर देता है। अब इसके साथ ही वॉर्लिंगसन मोतियांगजिंग के इस अटैक को देखकर अपनी सिर्फ हाथ के एक इशारे से ही मोतियांगजिंग के उस गोल्डन रेजर को जो कि बड़ी स्पीड में उसकी गले की तरफ आ रहा था उसको पकड़कर उल्टा मोतियांगजिंग पर ही अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसको तुम्हें लौटा रहा हूँ कुत्ते कहीं के। और वॉर्लिंगसन इसका फायदा उठाकर उस केव में से बाहर निकल जाता है वो डीप माउंटेन की तरफ उड़ने लगता है। मगर तभी हैनफैंग वॉर्लिंगसन का रास्ता रोककर कहता है कि वॉल्डिमिन तुम्हें अभी इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को हमारे हवाले करना होगा, वरना तुम भूल जाओ तुम यहाँ से सेफली जा पाओगे। अब इसके साथ ही हैनफैंग वॉर्लिंगसन पर अपनी फार्म से अटैक करता है, जिस पर वॉर्लिंगसन भी उस पर अपनी फार्म से काउंटर अटैक कर देता है। और जैसे ही
कि इन दोनों का फार्म अटैक आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जिससे हैन फैंग और वर्ल्ड सैन दो कदम पीछे चले जाते हैं। अब इसके साथ ही हैन फैंग हंसते हुए वर्ल्ड सैन से कहता है कि वर्ल्ड डीमन तुम वाकई में ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक एक्सपर्ट थे। अब इसके साथ ही वर्ल्ड सैन अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पर मोतियांग जिंग, लिटिल फेई डॉक्टर, फॉस्टिलर, सुक्यान और हैन फैंग ने चारों तरफ से घेर लिया हुआ था। अब ये देखकर वर्ल्ड सैन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो अकेला 4 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब इधर साओयन, जिसने अपनी जिंदगी में 5 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को एक ही टाइम में पहली बार देख रहा था, तो वो साइड पर खड़ा होकर ये सब देखकर पूरी तरीके से हैरान था और वो कह रहा था कि अब क्या होगा। अब इसके साथ ही वर्ल्ड सैन सोचता है कि इन 4 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर के सामने मैं इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। अगर मैंने अभी इन चारों से एक साथ फाइट की तो मैं डेफिनेटली यहीं पर मारा जाऊंगा। अब ये सोचकर वर्ल्ड सैन गुस्से में जल्दी से अपनी एस्ट्रेलिंग में से एक बॉक्स को बाहर निकालता है और आसमान की तरफ हवा में फेंक देता है और कहता है कि मैं आज के इस मैटर को याद रखूंगा और कभी भी नहीं भूलूंगा। और अभी इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को लो और यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे भी यहाँ से जाने दो। अब वर्ल्ड सैन वो बॉक्स को हवा में फेंकने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर भी वो चारों इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर वर्ल्ड सैन पर अटैक कर देते हैं, जिसको कि वर्ल्ड सैन बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और फिर वर्ल्ड सैन कहता है कि अब क्या हुआ, मैं तुम लोगों को बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा दे तो दिया। जिस पर मोतियांग वर्ल्ड सैन से कहता है कि क्या तुम मुझे चूतिया समझ रहे हो जो कि मैं तुम्हारे बात को मानकर उस बेफालतू के बॉक्स को पकड़ने के लिए चला जाओ, और तुम इतने रेयर ट्रेजर को हम सभी को इतने आसानी से कैसे दे सकते हो। मगर तभी साओयन अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके अपनी तरफ उस बॉक्स को तान लेता है। अब साओयन उस जेट बॉक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है कि वाह, ये पकी पकाई थाली तुम मेरे सामने खुद ही आ गई। अब साओयन जल्दी से उस जेट बॉक्स को खोलता है और हम देखते हैं उसमें बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को जो कि किसी सांप की तरह मूव कर रहा था। अब साओयन लिटिल फेई डॉक्टर और फॉस्टिलर सुक्यान से कहता है कि ये बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा असली है, जो सुनकर सिवाय वर्ल्ड सैन के सभी के लोग तब जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान थे। और मोतियांग जिन कहता है कि मैं हैरान हूँ कि इस बूटे ने इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे इस लड़के के हवाले कर दिया। अब इधर वर्ल्ड सैन कहता है कि लड़के तुम ठीक कह रहे हो, ये बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा सच में असली है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जैसा कि अब मेरे पास बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा नहीं है तो तुम सभी के दोजोंग लेवल के एंसेस्टर का टारगेट मैं नहीं हूँ बल्कि ये लड़का है, और आप मेरे रास्ते में ना आना और मुझे यहाँ से सुकून से जाने दो। और इधर मोतियांग को अभी भी इस पर विश्वास नहीं था आ रहा और वो कहता है कि बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा पर तो मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था, भला वो मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। जिस पर फिर वर्ल्ड सैन हंसते हुए कहता है कि मैंने उसको रिमूव कर दिया था। जो सुनकर मोतियांग गुस्से में कहता है कि हरामी बुड्ढा। जिस पर वर्ल्ड सैन कहता है कि अगर अभी भी तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो फिर मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बेफायदा होगा क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा इस लड़के के हाथ में है, ना कि मेरे। अब इधर सभी के लोग साओयन की तरफ लालच भरी नजरों से देखते हैं, मगर लिटिल फेई डॉक्टर और फॉस्टिलर सुक्यान कहता है कि साओयन इसको अच्छे से चेक कर लो, कहीं ये बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा फेक ना हो और हम इस वर्ल्ड सैन के हाथों से धोखा न खा ले। जिस पर साओयन एक बार फिर से उस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को चेक करने लगता है, जिसको कि साओयन अच्छे से चेक करके फॉस्टिलर सुक्यान से कहता है कि फॉस्टिलर ये बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा सच में असली है। अब साओयन के इतना कहने की सिर्फ देर थी, मगर दूसरी तरफ हैन फैंग लाइट के स्पीड से साओयन की तरफ बढ़ने लगता है और वो साओयन के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर साओयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहाँ से कोसों दूर चला जाता है और वहाँ पर साओयन का एक आफ्टर इमेज रह जाता है। और अभी लिटिल फेई डॉक्टर फॉस्टिलर सुक्यान और लिटिल साओयन के पास आकर साओयन को हर तरफ से डिफेंसेस करने के लिए तैयार हो जाता है। और अभी डीमन फिल्म बेली के सभी के लोग और बाकी के एक्सपर्ट लिटिल फेई डॉक्टर लिटिल और फॉस्टिलर सुक्यान की तरफ खूनी नजरों से देख रहे थे। और दूसरी तरफ मोतियांग भी फौरन अपनी ब्लैक एम्पर सेट के एल्डर से कहकर साओयन के ग्रुप का रास्ता ब्लॉक कर लेता है और दूसरी साइड से हैन फैंग डीमन फिल्म बेली के लोगों के साथ साओयन का रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। और इधर वो बूढ़ा वर्ल्ड सैन बड़े आराम से ये सब देख रहा था। अब इधर जब साओयन देखता है कि इस लोमड़ी मोतियांग ने फौरन अपनी साइड बदल ली है तो साओयन हंसते हुए मोतियांग से कहता है कि क्या तुम सच में मुझ पर अटैक करने का सोच रहे हो? अगर तुम चुप करके साइड पर खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें जोम ब्रेकिंग पिन दे दूंगा, बोलो क्या कहते हो? अब ये सुनकर तो मोतियांग अपना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है क्योंकि वो साओयन के ग्रुप से थोड़ा डर भी रहा था, मगर तभी हैन फैंग हंसते हुए मोतियांग से कहता है कि आप इसकी बातों पर ना आना, ये साओयन बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर इसने मुझे और डीमन फिल्म बेली को हरा दिया तो क्या आपको लगता है कि ये साओयन आपको और ब्लैक एम्बर सेट को छोड़ देगा क्या? और क्या आपको लगता है कि आप इसका कुछ उखाड़ भी पाओगे? अब मोतियांग हैन फैंग की बातों में आ जाता है और वो सोचते हुए कहता है कि यार ये बंदा बात तो सही कह रहा है, अगर एक बार साओयन ने हैन फैंग को किल कर दिया तो ये लड़का मेरी भी वही हालत कर देगा क्योंकि इस लड़के के पास दो इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है। मुझे हैन फैंग की बात सुन लेनी चाहिए। जिसके साथ ही साओयन मोतियांग से कहता है कि सेठ लिरमो, अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं तो मैं ये जोम ब्रेकिंग पिल अब भी आपको देने को तैयार हूँ, तो बताओ क्या कहते हो? जो सुनकर मोतियांग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कुछ बोलने वाला था, मगर तभी हैन फैंग मोतियांग से अपनी माइंड पावर से कुछ सीक्रेट बात करता है। जो सुनकर मोतियांग हैन फैंग से कहता है कि क्या सच में? जिस पर हैन फैंग कहता है कि सेठ लीडर मोटिमेंट फिल्म बेली ब्लैक कॉर्नर रीजन की एक पुरानी फिक्शन है, अगर आपको लगता है कि मैं इस बात पर मुकर जाऊंगा तो
तो आप बाद में डिमन फिल्म बेली में आकर रिसोर्सेज की डिमांड कर देना। जो सुनकर मुतियांग जिंग हैनफैंग से कहता है कि ठीक है, मैं इस बार तुम पर यकीन कर लेता हूँ, होपफुली तुम मुझे बेवकूफ नहीं बनाओगे। जिस पर हैनफैंग कहता है कि सेटलर मुआ, आपकी हेल्प की वजह सच में इस बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा को लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब इसके साथ ही मुतियांग जिंग हंसते हुए साउयन को देखकर कहता है कि मिस्टर साउयन, जो अभी अभी मुझे हैनफैंग ने ऑफर किया वो इस जोम ब्रेकिंग पिल से कई बढ़कर है, इसलिए अब मुझे आपकी जोम ब्रेकिंग पिल नहीं चाहिए। अब साउयन ये सुनकर खामोश हो जाता है। अब वो सोचता है कि लगता है कि हैनफैंग ने इस बुढ़े मुतियांग जिंग को काफी बड़ा लालच दे दिया है। और गाइस, मुझे भी नहीं पता कि हैनफैंग ने मुतियांग जिंग को क्या लालच दिया है, वो हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब साउयन कहता है कि पता नहीं क्या चीज है जो मुतियांग जिंग ने जोम ब्रेकिंग पिल को भी इग्नोर कर दिया। अब साउयन डॉक्टर फॉस्टलर सुकेन और लिखिलर जिया से कहता है कि तो चलो फिर हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। मुझे नहीं पता कि इस फाइट में कौन मारा जाएगा, मगर हमें लड़ना ही होगा। अब इस पर फॉस्टलर सुकेन डॉक्टर और लिखिलर जिया हमेशा गिरा देता है और वो जानते थे कि दूसरी तरफ डिमन फिल्म बेली के एल्डर्स भी है, मगर अभी के लिए असली स्ट्रेंथ साउयन और उसके ग्रुप के पास थी। अब इधर हैनफैंग मुतियांग जिंग को अपने साथ मिलाने के बाद वर्लिंग सैन को देखकर सोचता है कि अगर मैंने इस बुढ़े वर्लिंग सैन को भी अपने साथ मिला लिया तो हमारे साइड पर 3 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर हो जाएंगे। तो हमारे लिए साउयन और उसके साथ उन 2 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को हराना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और इधर वर्लिंग सैन हैनफैंग की सारी बातें समझ जाता है और वो हैनफैंग के कुछ कहने से पहले ही हैनफैंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि साले, तुम लोगों ने सबसे पहले तो मुझसे बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा छीन लिया और तुम मुझे ही बोल रहे हो इस फाइट में साथ देने के लिए। साले, मैं इस फाइट में कभी भी नहीं आऊंगा। अब इसके साथ ही वर्लिंग सैन अपनी बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा को साउयन के हाथों में छोड़कर वहां से डीप माउंटेन की तरफ चला जाता है, जिस पर हैनफैंग कहता है कि डरपोक बुढ़ा। और इधर साउयन कहता है कि यार, ये बुढ़ा वर्लिंग सैन इतनी आसानी से ये बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा को कैसे छोड़कर जा सकता है। जिस पर फॉस्टलर सुकेन कहता है कि ये सब इतना भी सिंपल नहीं, ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा तेज है। जिस पर लिटिल फेडरेटर कहती है कि हो सकता है कि ये बुढ़ा तबे पेड़ हो जाए जब हम सब फाइट करके एक दूसरे को इंजर्ड कर चुके हो और ये उस सिचुएशन का फायदा उठा ले। जिस पर साउयन कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर अभी के लिए हम इस कमीने हैनफैंग और डिमन फिल्म बेली के लोगों को मारना ही होगा। अब इसके साथ ही साउगेट के एक्सपर्ट साउली और जेरन एकेडमी के एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो देखकर हैनफैंग कहता है कि क्या आप तुम लोग इन लोगों पर रिलाई करने वाले हो। और फिर हैनफैंग मुतियांग जिंग से कहता है कि मैं और आप लिटिल फेडरेटर और फॉस्टर सुकेन को संभालते हैं और डिमन फिल्म बेली के तुम सभी के लोग साउयन को जिंदा या मोटा पकड़ो, क्योंकि अभी के लिए मुझे वो बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा चाहिए। अब इसके साथ ही साउली अपने लोगों को लेकर डिमन फिल्म बेली के लोगों को रोकने लगता है। अब इन सभी के एक्सपर्ट्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इधर हैनफैंग साउयन से कहता है कि ये ब्लैक एम्प्रेस सेट की टेरिटरी है, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम ये बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। अब ये सुनकर साउयन हैनफैंग से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद पर ही यकीन नहीं कि तुम हमें हरा पाओगे। और दूसरी तरफ अभी डिमन फिल्म बेली के लोग और एक्सपर्ट साउगेट और जेनन एकेडमी के एल्डर्स के हाथों मार खा रहे थे। अब हैनफैंग साउयन की ये बात को सुनकर तब गया था और वो मुतियांग जिंग और फॉस्टलर फैंगडैंग की तरफ देख करके कहता है कि तुम सेकेंड और थर्ड एल्डर को लेकर इस साउयन को संभालो। जिस पर फैंगडैंग कहता है कि मिस्टर, आप बेफिक्र रहे, मैं इस साउयन से बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन स्लाइवा को छीन कर ही लौटूंगा। जो सुनकर हैनफैंग फॉस्टलर फैंगडैंग से कहता है कि तुम कोई भी लापरवाही ना करना, वरना ये तुम्हारा पूरी तरीके से पिछवाड़ा फाड़ देगा, क्योंकि तुम अभी इस लड़की को जानते नहीं हो। इस लड़के के पास बहुत सारी पावरफुल दाव स्किल्स है, इवेंट की पिछली बार इसने मुझे भी इन्हीं दाव स्किल से किल कर दिया था। जो सुनकर फैंगडैंग हमें सरीला देता है, क्योंकि उसको यकीन था कि वो अपने सेकेंड एल्डर और थर्ड एल्डर के साथ मिलकर पकड़ लेगा या उसे मार देगा। और वैसे भी हैनफैंग डोजोंग क्लास में एंटर होने से हाफ स्टेप ही दूर था। और इधर ब्लैक एम्प्रेस सेट के सेकेंड लीडर मुया और किसन कहता है कि हम दोनों मिलकर इस छोटी बच्ची को संभालते हैं। जिस पर मुतियांग जिंग कहता है कि ठीक है। और इधर हैनफैंग कहता है कि चलो फिर अटैक करते हैं। अब इसके साथ ही हैनफैंग फॉस्टलर सुकेन के सामने आकर कहता है कि वोट फैलो, आज मैं भी देखता हूँ कि तुम पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो भी या नहीं। जिस पर फॉस्टलर सुकेन कहता है कि तुम पहले अपनी हालत देखो, वर्ली के कुत्ते जैसी है। तुम कभी ब्लैक कॉर्नर रीजन के पील एम्पर हुआ करते थे और मुझे नहीं पता कि तुम अपनी पुरानी शकल को इस बॉडी में कैसे बदल लिया। तुम इस बॉडी में बड़े चुतिया लग रहे हो और वो तुम्हारा चम अभी तुम्हारे फेस पर नहीं दिख रहा। जो सुनकर हैनफैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये जो आज मेरी ये हालत है ये सब तुम लोगों की वजह से है और अब मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और अब इसके साथ ही हैनफैंग फॉस्टलर सुकेन पर एक अटैक कर देता है, मगर फॉस्टलर सुकेन अपनी सलाख से ही उस अटैक को रोक लेता है और फिर इन दोनों के बीच में लाइट की स्पीड से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब डिमन फिल्म बेली का फॉस्टलर फैंगडैंग हैनफैंग को फॉस्टलर सुकेन के साथ फाइट करता दे अपने सेकेंड और थर्ड एल्डर को लेकर ट्रायंगुलर शेप में साउयन की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर लिटिल फेडरेटर आगे आती है, मगर तभी मुतियांग जिंग वहाँ पर आकर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट अभी के लिए मैं हूँ। अब इधर डिमन फिल्म बेली का फॉस्टलर फैंगडैंग साउयन को हाथ बांधे बड़े आराम से खड़ा देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि चीफ साउ, आपके बारे में काफी ज्यादा सुन रखी और आज मैंने आपसे मिल भी लिया। आजकल वैसे ही ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत सारे यंग लोग ही रोजे पैर हो रहा है, मगर आज हम तीनों के बुढ़े आपको ढोल की तरह बजाएंगे। जिस पर साउयन अपनी हैबिबुलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उन तीनों से कहता है कि तुम लोग खाली बकवास
पास करके मुझसे बुद्धिष्ट टेस्वेशन सलाइवा छीन नहीं सकते, इसीलिए आ गया हो। मगर उनमें से सेकेंड डीलर साउयन के बैक पर चुपके से अटैक कर देता है, जिसको साउयन अपनी हावी रूलर स्वाड से इजीली रोक लेता है और साउयन के खाली स्वाड के प्रेशर से ही वो डीमन फ्लेम बेली का सेकेंड डीलर दूर जाकर गिरता है। अब साउयन एक स्माइल के साथ फैंगडेंग से कहता है कि इस तरह के ड्रामेबाजी बंद करो और मुझे अपनी ट्रू एबिलिटी दिखाओ। जो सुनकर फैंगडेंग कहता है कि मुझे पता है कि चीफ साओ आपकी जुबान कैची की तरह है और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है, और आज मैंने ये देख भी लिया और मुझे पता है कि आपके पास हेवनली फ्लेम भी है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी डीमन फ्लेम बेली की मैन मेड ओनली फ्लेम तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम को टक्कर दे पाएगी कि नहीं। अब इसके साथ ही फैंगडेंग अपने साथ आए दो एल्डर्स को कहता है कि सेकेंड ब्रदर थर्ड ब्रदर, जिस पर वो दोनों हाँ में सरिला देते हैं और वो कुछ हैंडशीट बनाने लगते हैं और उनकी बॉडी में से एक पेन ग्रेस कलर की फ्लेम बाहर निकल आती है। अब वो तीनों के लोगों के बॉडी में से निकलने वाली फ्लेम आपस में मर्ज हो जाती है और उसके मर्ज होने के बाद हम देखते हैं मैन मेड हेवनली फ्लेम को, जो कि इंसान ने खुद बनाई होती है। अब इस हेवनली फ्लेम के खाली प्रेशर से ही वहाँ पर स्पेस में हलचल होने लगता है। अब साउयन इस मैन मेड हेवनली फ्लेम को देखकर कहता है कि तो अच्छा ये है फ्लेम क्रिएशन स्किल, जिससे कोई भी बंदा हेवनली फ्लेम बना सकता है। अब वो ग्रेस कलर की हेवनली फ्लेम साउयन के सर के ऊपर आकर अपनी फोर्स को अनलीश करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर साउयन कहता है कि तो अच्छा ये है फ्लेम क्रिएशन स्किल, मगर ये मैन मेड हेवनली फ्लेम से जितनी भी ये स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, मगर ये एक्चुअली हेवनली फ्लेम से बहुत ही ज्यादा वीक होगी। लेकिन साउयन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मगर वो डीमन फ्लेम बेली के तीनों एल्डर्स का मानना था कि वो साउयन को अपनी इस फ्लेम की मदद से इजीली हरा देगा, क्योंकि उसने पास्ट में ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को इस फेक हेवनली फ्लेम की मदद से किल भी कर दिया था। अब इसके साथ ही वो ग्रेस कलर की हेवनली फ्लेम डिवाइड होकर उन तीनों के एल्डर्स की बॉडी में चली जाती है, जिससे उनका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनकी बॉडी में से काफी ज्यादा प्रेशर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि साउयन भी इजीली फील कर लेता है। अब साउयन उन तीनों की एक्शन को देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम लोग इस तरह तो मुझे इंजर्ड करने से पहले खुद को ही इंजर्ड कर लोगे, जो तुम ये फ्लेम अपनी बॉडी में ले रहे हो। अब साउयन की ये बात को सुनकर फैंगडेंग हंसते हुए कहता है कि हाँ चीफ साओ, आप काफी ज्यादा तेज नजर रखने वाले बंदे हैं। हम जब भी इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को मर्ज करते और लाइफ टाइम स्विमिंग फ्लेम बनाते हैं तो हमारी अंदर की बॉडी बिल्कुल जल जाती है, मगर जब हम बुद्धिस्ट बॉडी टेस्वेशन सलामा को ले लेंगे तो हमारे लिए ये छोटी मोटी इंजरी कोई भी मायने नहीं रहेगी। अब साउयन ये सुनकर एक स्माइल के साथ कहता है कि तो अच्छा तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम का नाम लाइफ टाइम स्विमिंग फ्लेम है, जो कि तुम इस फ्लेम क्रिएशन स्किल से फेक हेवनली फ्लेम बनाई है, मगर ये किसी ट्रू हेवनली फ्लेम से कम तई है, ये किसी भी ट्रू हेवनली फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता। अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, और इसके साथ ही साउयन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लेसोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिव कर लेता है। अब साउयन की मेथड और साउयन के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने की वजह से साउयन का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और वो किसी भी दो वन क्लास के पिक के एक्सपर्ट को इजीली टक्कर दे सकता था बिना किसी डाउ की स्किल का यूज किए। मगर अभी भी साउयन फैंगडेंग से थोड़ा वीक था, क्योंकि वो डीमन फ्लेम बेली का फर्स्ट लेयर फैंगडेंग दोजोंग क्लास के सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर था, और जैसा कि फैंगडेंग जानता था कि साउयन के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो वो साउयन को देखकर कहता है कि मिस्टर साओ की हमने अपनी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का पहले कभी भी किसी हेवनली फ्लेम से टकराव नहीं किया। आज हमें जरा अपनी हेवनली फ्लेम शो करवाओ और हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का तुम्हारी हेवनली फ्लेम के साथ टकराव कर सके, जरा हम भी तो देखे इसका क्या नतीजा निकलेगा। जिसके साथ ही साउयन ये बात को सुनकर एक स्माइल कर देता है और वो अपने दिल में कहता है कि ये तीनों बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। अगर वो तीनों मिलकर पहले मुझसे अकेले से फाइट करना चाहते तो मुझे इसको हराने में थोड़ी दिक्कत भी होती, मगर अभी के लिए ये तीनों अपनी फेक हेवनली फ्लेम से मेरी हेवनली फ्लेम का चैलेंज करा रहे हैं। ये तो अपनी वीक पॉइंट को मुझे दिखा रहा है, मगर इन्हें ये नहीं पता कि मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरी हेवनली फ्लेम ही है। अब साउयन इस पर बहुत ज्यादा खुश था और इसके साथ ही साउयन अपनी हाथ पर ग्रीन लोटस कोड फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जो कि साउयन की फर्स्ट हेवनली फ्लेम थी। और दूसरी तरफ मोतियांग और लिटिल फेई डेक्टर में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और उसके ऑपोजिट साइड पर ही फर्स्ट लेयर सुग्यान और हैनपैंग के बीच बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही थी, और इधर सेकेंड लीडर मुया और टीसान मिलकर लिटिल गर्ल्स से फाइट कर रहे थे और अभी लिटिल गर्ल्स डिसएडवांटेज में जा रही थी, जो देखकर साउयन सेकेंड लीडर मुया और टीसान को बड़े गुस्से से देखते हैं। मगर तब भी लिटिल गर्ल्स साउयन से कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी, मगर तुम अभी के लिए उन तीनों के डीमन फ्लेम बेली के एल्डर्स को संभालो। जो सुनकर साउयन हैरान हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि लिटिल गर्ल्स की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंज पावर है। अब इसके साथ ही हैनपैंग हंसते हुए साउयन से कहता है कि चीफ साओ अभी आपके अपोनेंट हम हैं, और इसके साथ ही फैंगडेंग और वो दोनों के एल्डर से हैंडशील्ड्स बनाने लगते हैं और उनकी बॉडी से वो हेवनली फ्लेम एक बार फिर से निकलकर एक बड़े से फायर बर्ड में चेंज हो जाता है और वो फायर बर्ड बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ साउयन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर साउयन अपनी ग्रीन लोटस कोड फ्लेम से एक बड़ा सा जाल बनाकर उस फायर बर्ड को उसमें बंद कर लेता है, जो देखकर फैंगडेंग गुस्से में अपनी दाउकी का यूज करके उस फायर बर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और वो फायर बर्ड साउयन की हेवनली फ्लेम की नेट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर साउयन कहता है कि ये डीमन फ्लेम बेली के ये फेक हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ये किसी भी बीच फ्लेम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये फेक हेवनली फ्लेम है तो नकली है, ये कौन सी असली हेवनली
वाली फिल्म है। और फिर इसके साथ ही साउलिन अपनी मुट्ठी पीस लेता है, जिससे साउलिन की वो ग्रीन लोटस कोड फिल्म का वो नेट उस फायरबर्ड को बिल्कुल सप्रेस करके रख देता है और वो फायरबर्ड छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है और फैंगडैंग का वो अटैक खत्म हो जाता है। अब फैंगडैंग की बची हुई फिल्म फैंगडैंग की बॉडी में हर तरफ से एंटर होना स्टार्ट हो जाता है और अभी फैंगडैंग इस कोलिजन के वजह से थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो गया था। अब साउलिन भी ये देखकर हैरान था कि यार इन लोगों की इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म ने अपने आप को छोटे छोटे टुकड़े में बदलकर साउलिन के इस फायर नेट से निकलकर वापस से इन लोगों की बॉडी में चली गई। अब साउलिन के दिल में एक ख्याल आता है कि अगर मैंने इन लोगों की इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को पकड़ लिया और मैंने अपने फिल्म मंत्रा के जरिए इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को निगल लिया तो मेरा फिल्म मंत्रा क्या पता थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि साउलिन का फिल्म मंत्रा अभी के लिए काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। और अगर साउलिन को किसी भी आम से हेवनली फिल्म को उसे निगलने के लिए दे तो उसका फिल्म मंत्रा जरा सा भी अपग्रेड नहीं होगा। लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्म है। अगर साउलिन इस फिल्म को अपने फिल्म मंत्रा को निगलने के लिए दे दे तो साउलिन का फिल्म मंत्रा थोड़ा बहुत अपग्रेड हो सकता है। और ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म है इसमें फैंगडैंग और बाकी 2 एल्डर्स की नाव की भी शामिल है। अगर साउलिन इस फिल्म को निगल लेता है तो फैंगडैंग की पावर और उन दोनों की एल्डर्स की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और पता नहीं उन्हें कितने सालों लग जाएंगे अपनी इस पावर को दोबारा रिकवर करने में। अब इसके साथ ही साउलिन उन तीनों से कहता है कि अगर तुम तीनों को आग से खेलने का इतना ही शौक है तो फिर मैं तुम लोगों को आग से खेलने के गंदे नतीजे भी बता ही देता हूँ। अब इसके साथ ही साउलिन फैंगडैंग की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को कैप्चर करने का तरीका ढूंढने लगता है और इधर फैंगडैंग जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था वो अपने दोनों एल्डर से कहता है कि सेकेंड ब्रदर थर्ड ब्रदर हमें जल्दी से स्टार फोनिक्स को बनाना होगा। और इसके साथ ही वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म का यूज करके एक बड़ा सा फायर फोनिक्स को बना लेता है। और जब साउलिन इस फायर फोनिक्स को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी फिल्म को इतनी करेक्ट शेप में किसी भी चीज में कन्वर्ट करना। और फिर साउलिन उस फायर फोनिक्स को गौर से देखता है जो कि फिल्म से बना हुआ था और वो खुद से कहता है कि अभी ये फायर फोनिक्स इन तीनों लोगों की दावकी से भी और उनकी फायर से भी बना हुआ है, तो इस केस में मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। और इस खतरनाक अटैक को बनाने के बाद फैंगडैंग और बाकी के दोनों एल्डर्स की रंग बिल्कुल फीके पड़ गए थे क्योंकि उनकी सारी स्ट्रेंथ इस फायर फोनिक्स में जा चुकी थी। और इसके साथ ही फैंगडैंग साउलिन को कहता है कि चीफ साहब क्या हमारा ये फायर फोनिक्स तुम्हें अच्छा लगा और अभी तुम मुझे खुद बताओ कि क्या ये मेरी फायर फोनिक्स तुम्हारी हेवनली फिल्म को टक्कर दे पाएगी कि नहीं। जो सुनकर साउलिन फैंगडैंग पर हंसते हुए कहता है कि क्या यही तुम्हारा अल्टीमेट किलिंग मूव है क्या, जिस पर फैंगडैंग बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और वो साउलिन से कहता है कि जब तुम मेरे इस फायर फोनिक्स की स्ट्रेंथ को चखोगे तो तुम अपनी स्टेटमेंट को जरूर चेंज कर लोगे। अब इसके साथ ही फैंगडैंग अपनी हैंडशील्ड को चेंज कर लेता है और वो फायर फोनिक्स बहुत ही ज्यादा एनर्जी को अनलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की जंगल भी जलने लगता है और वो फायर फोनिक्स अपनी फेदर से साउलिन के ऊपर हर तरफ से अटैक कर देता है। मगर तभी साउलिन इस अटैक को देखकर अपनी डार्क ग्रीन हेवनली फिल्म को एक्टिव कर लेता है और वो साउलिन की आंखों से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके साथ ही साउलिन अपने आसपास एक फिल्म का बैरियर यानी कि एक सील बना लेता है और जब वो फायर फोनिक्स की वो फेदर उस फिल्म बैरियर से टकराता है तो वो फायर फोनिक्स की वो फेदर उसी वक्त ही फिल्म बैरियर से टकराकर खत्म हो जाता है। और साउलिन अपने फिल्म बैरियर के पीछे अपने हाथ बांधकर बड़े आराम से खड़ा था और साउलिन कहता है कि तुम लोगों की दावकी से निकलने वाली ये फिल्म माना की फेक हेवनली फिल्म है, मगर ये किसी भी ट्रू हेवनली फिल्म से कम है और ना ही है किसी ट्रू हेवनली फिल्म के बराबर का टेम्परेचर मीट कर सकता है। और तुम लोग भूल गए हो कि हेवनली फिल्म के पास हायर टेम्परेचर ही नहीं बल्कि जो सुनकर फैंगडैंग कहता है कि बल्कि क्या, जिस पर साउलिन अपनी चुटकी बजाकर हैंडफैंग की पिछवाड़े में आग लगा देता है और कहता है कि बल्कि है। और फैंगडैंग अपनी पिछवाड़े की आग बुझाने के लिए इधर उधर उछलने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर साउलिन कहता है कि भूसी वाले चाचा कहाँ भाग रहे हो। और फिर हम देखते हैं डीमन फिल्म बेली के फर्स्ट एल्डर और सेकेंड एल्डर को जो कि डर के मारे कांप रहे थे, जो देखकर साउलिन कहता है कि अभी इतना मत कांपो, दा करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कपकपाओ और वीडियो यहाँ तक देख लियो तो कपकपाते हुए वीडियो को लाइक भी कर देना।